नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में एक जिला है देवास। देवास के थाना सोन कक्ष के गांव मानसा में 4 सितंबर 2022 की रात 12 बजे गांव के कुछ मुअज्जिज लोग थाने पर पहुंचे। थाने पर थानाध्यक्ष नीता देरवाल मौजूद थीं। वहां उन्होंने बताया कि गांव के महेश शर्मा उर्फ सतीश ये शाम को 4 बजे खेतों के काम से गए थे, लेकिन उसके बाद नहीं लौटे। शाम को 6 बजे वो गाय जो उन्होंने पाल रखी थी उनके दूध निकाला करते थे। जब वो दूध निकालने के समय पर नहीं आए तो उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई और उनका मोबाइल स्विच ऑफ निकला। घर में परेशान हुए सब। उनकी पत्नी और 2 बच्चे तुषार और प्रतीक्षा उन्हें ढूंढने लगे। छोटे भाई सुभाष से भी कहा गया, वो भी ढूंढे, लेकिन कहीं नहीं मिला। लिहाजा हमारी गुमशुदगी लिख ली जाए। प्रभारी निरीक्षक नीता देरवाल ने गुमशुदगी फौरन लिख ली। गुमशुदगी लिखाने के बाद वो गांव वाले फिर से वापस गांव गए और लोगों से पूछताछ शुरू की, जानकारी के लिए कि भाई अंतिम बार किसने देखा, कहां देखा। 4 बजे जब वो घर से निकले तो उनकी पत्नी और बच्चों से उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद शाम करीब करीब 6 बजे के आसपास गांव की एक महिला ने बताया कि हमने उनको मंदिर के पास देखा था। पूरा गांव इकट्ठा हुआ और गांव वालों ने मंदिर के आसपास ढूंढने की कोशिश की। मंदिर के पास से ही एक नाला गुजरता है। गांव वालों ने कहा कि चलिए हम लोग नाले में तलाश करते हैं, लेकिन पड़ोस के रहने वाले जितेंद्र चावड़ा ने सबको रोक दिया। उन्होंने कहा रात का समय है, दूसरे यहां पर लोग भूत प्रेत छुड़ाने के लिए बहुत आते हैं और रात के समय में वहां जाना ठीक नहीं है, भूत प्रेत परेशान कर सकते हैं। भूत प्रेत का नाम सुनते ही गांव वाले ठिठक गए और फिर नाले की तरफ नहीं गए। लेकिन इसी बीच में उसके बड़े भाई भारत सिंह चावड़ा, जितेंद्र चावड़ा के बड़े भाई भारत सिंह चावड़ा, उन्होंने कहा भूत प्रेत हमारा क्या करेगा, हम लोग इतने लोग हैं, आओ चल के ढूंढते हैं। जैसे ही वो नाले के पास गए, नाले में औंधे मुंह महेश का शव पड़ा मिला। नाला कोई 4-5 फीट गहरा जरूर था, लेकिन पानी उसमें सिर्फ 1 फीट था। जैसे ही लाश मिली, पुलिस ने सोनकच्छ थाने को इत्तला की, सूचना दी। पुलिस वाले फौरन भाग के आ गए। लाश को बाहर निकाला गया। यह देखा गया कि उसके गले में उसकी ही शर्ट बंधी हुई है, जिसमें गांठ लगी हुई है और दोनों हाथ उसी शर्ट की गांठ पर टिके हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको गले से कस के मारा हो, जान कुछ बची हो और इस बीच में वो दोनों हाथ से उस गांठ को खोलने का प्रयास कर रहा हो। जगह जगह चोट लगी थी और पीछे सिर पर एक भारी चोट थी, जिससे ब्लड रिस कर नाले के पानी में जा रहा था। एक आपने बात देखी होगी कि गांव घर में, शहर में कहीं कोई छोटी मोटी घटना भी होती है तो 10-20 लड़के जिनके पास मोबाइल रहता है वो फौरन फोटोग्राफ और वीडियो बनाने लगते हैं, तुरंत वो उनके किसी काम का हो या ना हो, ये उनकी आदत में शुमार है। राह चलते, सड़क चलते, आप अभी जैसे लखनऊ के मेन रोड पे अगर निकलें और 2 लड़के मोटरसाइकिल से जा रहे हों
तो आगे वाला तो मोटरसाइकिल चलाता मिलेगा आपको, पीछे वाला अपना मोबाइल ऑन करके बिना बात के वीडियो बनाता हुआ मिलेगा। हो सकता है उनके दिमाग में हो कि कोई रील मिल जाएगी मुझे, रील हम अपलोड कर देंगे, या कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिसको हम देख के आनंदित होंगे। लेकिन ये आदत में आ गया है खासकर नौजवानों के, कि मोबाइल में हर पल हर क्षण को कैद करना। पैसा कुछ खर्च नहीं होना है, देख लिया बेकार है, डिलीट कर दिया, अगले दिन फिर मेमोरी फ्री हो गई, फिर 4 6 10 वीडियो बनाने लगते हैं। तो जब ये बाहर निकाला गया तो उसकी भी लोगों ने वीडियो बना ली। पुलिस ने फौरन उसको, बॉडी को सील किया, सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने ये लिखा उसमें कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज, और 5 सितंबर 2022 को ये पोस्टमार्टम हुआ। और डॉक्टर रामराज पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थे, उन्होंने शॉर्ट पीएम में यही लिखा कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज। चोटों के बारे में उन्होंने ये लिखा कि मारपीट, रगड़ या गिरने से आई हुई चोटें प्रतीत होती हैं। सिर में आई चोट के बारे में उन्होंने लिखा कि नाले के जीव जंतुओं ने संभवतः सिर के एक हिस्से को खा लिया है, इसलिए ये चोट प्रतीत हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही सोनकच्छा के प्रभारी निरीक्षक ने इनके घर वालों को बुलाया, खासकर इनके छोटे भाई सुभाष को, और उनसे बताया कि भाई ये हादसा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही क्लियर हो रहा है। सुभाष ने कहा कि साहब वो नाले में 1 ही फीट पानी था, डूब के तो कोई मर नहीं सकता उसमें, और उसमें कोई कीड़े मकोड़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ा जानवर ऐसा नहीं है, जो कि 6 बजे वो अंतिम बार देखे गए हैं, और 1 बजे जब ये बॉडी निकाली गई तो सिर के हिस्से पे बहुत बड़ा घाव था। 4-5 घंटे में कौन सा वहाँ जानवर आकर केवल सिर के पिछले हिस्से को खाएगा, बाकी कहीं पर उसने मांस खाने की कोशिश नहीं की। सुभाष को डांट डपट कर भगा दिया गया। सुभाष सीधे डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर रामराज के पास, कि डॉक्टर साहब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण क्या है। उन्होंने कहा भाई ये हादसा था, कहाँ परेशान हो रहे हो, ऐसा लग रहा है कि वो कहीं फिसल गए, गिर गए, निकलने की कोशिश की, नहीं निकल पाए, और फिर पानी में डूब कर मर गए। वहाँ भी सुभाष ने ये बात बताई कि साहब कुल 1 फीट पानी है उसमें, अभी भी उसमें 1 फीट पानी है। 1 फीट पानी में कोई गिर के डूब के मर जाएगा, ये बात समझ में आती नहीं है। वहाँ से भी उससे बताया, उन्होंने कहा कि जाओ, अब जो पोस्टमार्टम हमें करना था कर दिया, तुम्हारी मर्जी हो अगर तो लाश का दोबारा पैनल से पोस्टमार्टम करा लो। बहरहाल पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी मिली, और बॉडी लेने के बाद उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के समय सुभाष ने कसम खाई कि जो ये सारे लोग मिलकर ये कह रहे हैं कि ये हादसा था, मैं समझ रहा हूं कि ये हादसा नहीं है, ये हत्या है, लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं, मैं कसम खा के कहता हूं तुम्हारी कि मैं इसकी परत दर परत खोलूंगा, और जिन लोगों ने भी हत्या की है उन्हें उनकी जगह तक पहुंचा के तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। बहरहाल पुलिस, सोनगंज की पुलिस और बाकी लोग बार बार इस बात को कहते रहे। गांव वाले भी एक स्वर से कहने लगे कि ये हादसा है, गिरा और डूबकर मर गया, गिरा और डूबकर मर गया। अंतिम संस्कार करने के बाद सुभाष ने पहला काम जो किया कि गांव के जितने भी लड़के वहां मौके पर फोटो और वीडियो बना रहे थे, एक एक के घर जाकर अपने मोबाइल पर वो फोटो और वीडियो ट्रांसफर कराए। इस तरह से करीब गांव के 30-35 बच्चे, या जो भी हो सकता है बड़े भी हों, जो लोग मौके पे थे, सबसे
वीडियो और फोटोग्राफ अपने मोबाइल पर ट्रांसफ़र करा लिए। फिर 2-3 दिन तक इत्मीनान से सारे वीडियोस और सारे फोटोज़ का विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद उसे 3 ऐसे वीडियो मिले जिससे उसका माथा ठनक गया। उनकी डिटेल ली, उन्हें एक अलग पेन ड्राइव में डाला, एक उनकी सीडी बनवा ली और फिर उसके बाद उसने घूमना शुरू किया। उस वीडियो में भारत सिंह चावड़ा, जो उसके पड़ोसी हैं, वो डॉक्टर रामराज से ये कह रहे हैं कि मैं मृतक का भाई सुभाष हूँ और काहे को डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम के चक्कर में पड़े हैं। इसकी मौत डूबने से हुई है, मत करिए इसका। ये सुनते ही वीडियो में ये बात सुनते ही सुभाष के कान खड़े हो गए। वीडियो में उनके साथ बीजेपी के नेता बृजेंद्र सिंह राजपूत भी दिख रहे थे। सुभाष बृजेंद्र सिंह राजपूत के पास भी गया। उन्होंने कहा, आपकी मौजूदगी में भारत सिंह चावड़ा ने ये कहा कि मेरा नाम सुभाष है, मैं मृतक का भाई हूँ, पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसे टोका क्यों नहीं या डॉक्टर को सही बात क्यों नहीं बताई कि ये सुभाष नहीं है, ये सुभाष के गांव का, सुभाष का दोस्त भारत सिंह चावड़ा है। उन्होंने भी कोई इसका जवाब नहीं दिया। बाद में एक वीडियो में जो वो बोल रहे हैं उसके ऑडियो को भी सुभाष ने अलग कर लिया, जिसमें रामराज ये कह रहे हैं कि मैं भी जानता हूँ ये हत्या है, लेकिन इसको हादसा बताने के लिए मेरे ऊपर बहुत दबाव है। ये भी ऑडियो क्लिप उसने निकाल ली और इसीलिए शायद जब डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी तो उसकी भाषा गोलमाल वाली थी। कहीं उसने ऐसा जिक्र नहीं किया कि फलां चोट से इसकी मृत्यु हुई है। सब वही रगड़ने में ये हो सकता है, फलाने में वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जानवर खा गया, इस तरह की बातें करके उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गोलमोल बना दिया। दूसरी घटना ये हुई कि जिस समय वो मोबाइल से सब तस्वीरें और ये सब ले रहा था, कुछ बच्चों ने जब वो नाले में पड़े हुए देखा उसकी फ़ोटोग्राफ और वीडियो ली, कुछ बच्चों ने जब वो बाहर निकाला तब उसकी फ़ोटोग्राफ ली। तब ये कहा गया कि इसका मोबाइल तलाशिए। सारे लोग फिर उस नाले में, कितना दम था नाले में, 1 फीट पानी था, लोगों ने पैरों से हाथों से उसमें तलाशने की कोशिश की कि मोबाइल इसमें है कि नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक वीडियो में ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि जब सब लोग नाले में घूम रहे थे तो उस समय भारत सिंह चावड़ा ने ही जोर से आवाज़ लगाई कि ये देखो यहाँ महेश की लाश पड़ी है। यानी महेश की लाश को ढूंढने का काम भारत सिंह चावड़ा ने किया और 3 दिन बाद उसने कहा कि मैंने नाले को फिर से लोगों से ढुलवाया था। ये मोबाइल भी उसका मिल गया। मोबाइल भी भारत सिंह चावड़ा को ही मिला। इसकी भी फोटो और वीडियो सुभाष के पास मौजूद थी। सुभाष ने थाने पर जाकर नीता देरवाल, जो उनकी प्रभारी निरीक्षक थीं, उनको ये सब साक्ष्य दिखाए और ये कहा कि हमें भारत सिंह चावड़ा पर हत्या का संदेह है। लेकिन नीता देरवाल ने इसे हत्या मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये बिल्कुल हत्या नहीं है, तुम्हारे दिमाग का फितूर है, ये हादसा है। सुभाष परेशान हो गए और सुभाष ने लोगों से कहना भी शुरू किया कि चूंकि प्रभावी लोग हैं, ये यहाँ के बड़े लोग हैं, सुभाष सिंह, ये भरत सिंह चावड़ा और उनके भाई, और उनके साथ भी प्रभावशाली लोग बने हुए हैं, इसलिए पुलिस और डॉक्टर दोनों एक ही तरह की भाषा बोल रहे हैं और मैं जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लूँगा मैं दूसरा कोई काम नहीं करूँगा। पूरे गांव में कोई भी भारत सिंह चावड़ा और बाकी जो रसूखदार लोग थे जिन पर शक जताया था सुभाष ने, उनके खिलाफ बोलने को, मुंह खोलने को तैयार नहीं था।
लोगों ने राय दी कि तुम्हारी एफआईआर थाने पर नहीं लिखी जा रही है, तुम अदालत से एफआईआर के लिए आदेश करा लो। सुभाष ने आसपास के सभी स्थानीय वकीलों से संपर्क किया। वकीलों ने साफ मना कर दिया कि भारत सिंह चावड़ा या चावड़ा फैमिली के खिलाफ मैं वकालतनामा दाखिल नहीं कर सकता, मैं आपकी तरफ से वकील नहीं हो सकता। सुभाष ने तब भी हिम्मत नहीं मारी और वो किसी के माध्यम से, उसने परिचित के माध्यम से दिल्ली की महिला वकील आरती धन मोहन से संपर्क किया और उन्हीं के माध्यम से देवास कोर्ट में हत्या का मामला दर्ज कराने की दरखास्त दाखिल की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सुभाष या मृतक महेश शर्मा के बुजुर्ग माता पिता का बयान लिया। सुभाष का बयान नहीं दर्ज किया। चूँकि पुलिस को ये बयान दर्ज करने थे, पुलिस बार बार कह रही थी कि हत्या नहीं है, लिहाजा उसने भाई का बयान, सुभाष शर्मा का बयान नहीं दर्ज किया। और भाभी ज्योति शर्मा का जब बयान लिया गया, पुलिस ने लिया, उसने भी गोलमोल बयान दिया अपना। ऐसा लगता है कि चावड़ा लोगों ने उसको भी मृतक की पत्नी को भी अपने प्रभाव में किसी भी तरह से इनके प्रकार अपने प्रभाव में लेकर किसी तरह का बयान देने से मना करा दिया था। 12 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने पर्याप्त आधार और ठोस साक्ष्य के अभाव में 156(3) में एफआईआर दर्ज करने के इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इसके बाद फिर इसने इकट्ठा करना शुरू किया। सुभाष ने सारे जितने फोटो और वीडियोस उसको मिले थे और जितने फोटोज़ और वीडियोस में उसे जो हत्या की तरफ इशारा करने वाले साक्ष्य मिल रहे थे, सबकी कलर्ड फोटोग्राफ डेवलप कराई। मोबाइल से फोटोग्राफी की दुकान पे जा के एक एक फोटोग्राफ उसने कराई और वीडियो, जितनी वीडियो उसके पास थी उसके रिलीवेंट पोर्शन को भी स्टैटिक करके उसकी भी फोटोग्राफ एकत्र किया। फिर डॉक्टर से और अपने परिचित डॉक्टरों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आप एक आरटीआई के तहत पुलिस से इसकी फीमर बोन की रिपोर्ट मांगिए कि फीमर बोन की क्या हालत थी जिस समय पंचायतनामा भरा गया था और पोस्टमार्टम में फीमर बोन के बारे में क्या बताया गया था, क्योंकि फोटो में फीमर टूटी हुई दिख रही थी। डूब के मरने वाले की फीमर बोन नहीं टूट सकती। लेकिन एसडीओपी ने इस आरटीआई की दरखास्त को भी खारिज कर दिया। इसके खिलाफ, इस खारिजा के खिलाफ सुभाष लगातार एसपी, कलेक्टर, डीजीपी, सीएम को शिकायत करता रहा और इसी बीच में देवास के एसपी भी बदल गए, क्योंकि 10वीं बार एसपी देवास के पास जा चुका था। एसपी देवास इसे देखते ही कहना शुरू करते थे कि बंद करो अपनी ये बकवास, ये हादसा था, और ये कह के उसे भगा देते थे। नए एसपी संपत उपाध्याय ने चार्ज ले लिया और उनके आते ही सोनकच्छ से भी वो जो महिला पुलिस इंस्पेक्टर थीं उनका भी स्थानांतरण हो गया और उनकी जगह श्यामचंद्र शर्मा ये प्रभारी निरीक्षक वहाँ पर नियुक्त हुए। सोनकच्छ के जो प्रभारी निरीक्षक थे थाने के, उन्होंने कहा कि चूंकि महेश अपने भाई की मौत को लेकर उसने कोई जगह वरिष्ठ अधिकारियों की नहीं छोड़ी और सभी जगह से उसकी दरखास्तें मार्क होकर थाने पर आ रही हैं, इसलिए और उन सभी दरखास्तों का अवलोकन करने के बाद हमें ये लगा कि ज़रूर इसमें कोई न कोई बात है, इसीलिए आदमी इतना पीछा कर रहा है। यही बात उसने अपने एसपी संपत उपाध्याय को बताई। संपत उपाध्याय, एसपी देवास ने 1 अप्रैल 2024 को इसकी जांच सोनकच्छ के टीआई श्यामचंद्र शर्मा को सौंप दी। घटनास्थल की जांच की आईओ ने मृतक महेश और आरोपियों के जिन पे आरोप लगा रहा था उसका भाई, उनके मोबाइल नंबरों की सीडीआर ली।
घटना के तारीख का टावर लोकेशन निकलवाया गया। पुलिस ने साक्षियों के बयान नोट किए। अब चूंकि पहले हादसा बता दिया गया तो ये कोई एक्सरसाइज पुलिस ने नहीं की थी 2 साल तक। जब जांच सौंपी गई तब नए टीआई ने ये सारी जांचें शुरू की और इसी जांच के मध्य सुभाष ने जो एकत्रित किए थे जितने फोटो और वीडियोस सारे प्रभारी निरीक्षक को उपलब्ध करा दिए गए। पीएम करने वाले डॉक्टर का भी बयान नए विवेचक ने लिया और शरीर की चोटों को जो उन्होंने मारपीट और रगड़ से बताया था वो फिर से उन्होंने रिपीट किया, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग से दिए गए सबूतों से ये साफ दिख रहा था कि नाले में पानी की मात्रा डूबने लायक नहीं थी। जब डूबने लायक नहीं थी तो डूबने से मौत होने का प्रश्न नहीं है। इसका मतलब वो अपने से नहीं डूबा है। उसकी लाश पेट के बल नाले में पड़ी थी और वही जो मैंने बताया कि बार बार जिस फोटो और वीडियो पर सुभाष यानी मृतक का भाई जोर दे रहा था कि शर्ट को गले में बांधकर उससे गांठ लगा दी गई थी और उसी गांठ में उसकी दोनों हाथें उलझे हुए थे। ऐसा लगता था कि थोड़ा बहुत जान उस समय रह गई हो तो उसको खोलने का प्रयास कर रहा हो। और इसी जोर आजमाइश के बीच में जब उसका गला कसा जा रहा होगा, शरीर में रगड़ के निशान भी आ गए और इसीलिए पीड़ित परिवार लोगों को नाले के पास खोजने के लिए जाने से रोक रहा था। उसी व्यक्ति ने खोज कर बताया कि लाश यहाँ पड़ी है और उसी व्यक्ति ने 3 दिन बाद उसका नाले में उसका मोबाइल पड़ा होना बताया। ये संयोग नहीं हो सकता। उस नाले को बार बार गांव के 50 लोगों ने तलाशी उस नाले की ली थी, तब मोबाइल नहीं मिला। 3 दिन बाद भरत सिंह चावड़ा ने मोबाइल ये कह के दिया कि ये नाले में पड़ा मिला है। इसी बीच में सीडीआर से भी घटना स्थल पर भी आरोपियों के मौजूदगी का प्रमाण मिल गया। एफएसएल में जो हार्ट के कुछ अंश और कुछ विसरा दिया गया था टेस्ट होने के लिए, उससे ये साबित हो गया कि हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हुई थी। जैसे शॉक में कोई चला जाए और हार्ट काम करना बंद कर दे और उसके बाद इसे शर्ट से इसका गला घोंटकर मारा गया था और शव को नाले में फेंका गया था। इसीलिए ड्राउनिंग के सिम्टम उसमें नहीं थे। आरोपियों में शामिल भारत सिंह चावड़ा, अरविंद सिंह राजपूत, जितेंद्र चावड़ा के खिलाफ सोनगच्छ पुलिस ने घटना के 2 साल बाद 30 जून 2024 को हत्या, साक्ष्य छुपाने और हत्या की साजिश रखने का प्रकरण दर्ज किया। इन तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया। पुलिस सबसे पहले ये जानना चाह रही थी कि इस हत्या के पीछे कारण क्या है, क्योंकि महेश शर्मा और भारत सिंह चावड़ा इन दोनों के मकान के बीच में सिर्फ 5 मकान थे, यानी 6 मकान की दूरी पर इन दोनों के मकान थे। 2022 से पहले पंचायत चुनाव में सुभाष और भारत सिंह चावड़ा ने ये डिक्लेयर किया कि हम पंच का चुनाव लड़ेंगे गांव से और एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए फॉर्म भी ले लिया गया। उस समय ये चुनाव पोस्टपोन्ड हो गए और बाद में जुलाई 2022 में पंचायत का चुनाव हुआ। चुनाव में गांव के लोगों ने एक मत से निर्णय लिया कि गांव के ही गिरी गोस्वामी को निर्विरोध सरपंच चुन लेते हैं, लेकिन भारत सिंह चावड़ा और उसके गुट के लोगों ने इस सर्वसम्मत के निर्णय को मानने से इनकार कर दिया और दिनेश टेलर को चुनाव में खड़ा कर दिया। सुभाष ने खुलकर गांव वालों के साथ गिरी गोस्वामी का प्रचार किया और गोस्वामी गांव के सरपंच का चुनाव 425 वोटों से जीत गए। यहीं से रंजिश की शुरुआत हुई। महेश वो भारत सिंह चावड़ा की तरफ था। अच्छा, इस बीच में क्या किया
कि महेश ने अपने दोस्त भारत सिंह चावड़ा ने अपने दोस्त महेश और उसके भाई सुभाष का झगड़ा करा दिया। रोज वो महेश को लेके घूमता था और बात बात पर भाई से गाली गलौज। इस बीच में जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ा तो लोगों ने बीच बचाव करा के दोनों का बंटवारा करा दिया और 15-15 बीघे ज़मीन दोनों के हिस्से में आ गई। इसी का फ़ायदा आरोपी उठाने लगे कि दोनों भाइयों में झगड़ा है, अगर हम महेश को मार देते हैं तो आरोप सुभाष पर जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, महेश भी मर जाएगा, महेश को हम मार देंगे और सुभाष को जेल भेज देंगे। हम इलेक्शन के समय की जो हमारी अदावट है, हम सुभाष से वो निकाल लेंगे। वारदात के 2 दिन पहले भी ये तीनों आरोपी महेश को यानी मृतक को लिए घूम रहे थे और 4 सितंबर 2022 को भी आरोपियों ने फ़ोन करके मृतक को अपने पास बुलाया था और फिर शर्ट से उसका गला दबाकर मार डाला था। हालांकि उनकी ये साजिश कामयाब नहीं हुई कि सुभाष को इसकी हत्या में फंसा देंगे। आज की घटना देखिए, आज की घटना का क्रक्स, सार, सबक ये है कि भाई हो तो ऐसा हो। गांव वालों ने झगड़ा करा दिया, बंटवारा करा दिया, घर बट गए, ज़मीन बट गई, दोनों भाइयों को 15-15 बीघे ज़मीन मिल गए। लेकिन जब हत्या हुई और गांव कहने लगा कि यह हादसा है, तब भी छोटे भाई को यकीन नहीं हुआ, सुभाष को यकीन नहीं हुआ। जो चीज़ें उसके सामने हुई थी, लाश उसने देखी थी, शर्ट में गांठ लगी हुई उसने देखी थी, चोट के निशान उसने देखे थे, तो उसने कसम खाई चिता पर कि भाई मैं जानता हूँ आपकी हत्या हुई है, पूरा गांव कह रहा है हादसा है, पुलिस कह रही है हादसा है, पोस्टमार्टम कह रहा है हादसा है, लेकिन जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी, जब तक तुमको मैं न्याय नहीं दिलाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। वो 2 साल मारा घूमा, 5 लाख रुपए अपने खर्च किए, अपने हिस्से की उन 15 बीघे ज़मीनों में 1 बीघा ज़मीन बेच दी, सिर्फ इसलिए कि साक्ष्य उसके पास थे, अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर उसने इतनी मेहनत के बाद इस घटना का खुलासा पुलिस से कराया या पुलिस ने किया और अपराधियों को जेल भिजवाया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भाई हो तो ऐसा हो। सुभाष को लाश देखते ही शक हो गया। उसने, मैंने बताया, पहला काम यही किया कि जितने बच्चों ने 3 दिन में उसके गायब होने से लेकर ढूंढने, लाश के मिलने, पोस्टमार्टम होने, मुकदमा लिखे जाने या गुमशुदगी लिखे जाने, सब में जो लड़के साथ में हमेशा आदतन वो फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ बना रहे थे, उनसे एक से संपर्क किया और सारी फ़ोटो और वीडियो इकट्ठा कर ली। ढूंढने से पहले मंदिर पर इकट्ठा लोगों की एक फ़ोटो और वीडियो मिल गई, पीएम हाउस में इकट्ठा हुए लोगों की फ़ोटो और वीडियो मिल गई। अगर पुलिस ये फ़ोटो और वीडियो मांगती इन लड़कों से, ये कभी न देते। ये कहते कि कौन पुलिस के पचड़े में पड़े, डिलीट कर देते, कहते साहब मैं तो वहाँ गया ही नहीं था। अगर कोई किसी वीडियो में दिखा देता कि नहीं ये भी मौजूद था, तो कह देते साहब हमारा फ़ोन काम नहीं कर रहा था, हमारा फ़ोन ख़राब था, मैं फ़ोन ले नहीं गया था। लेकिन कभी पुलिस को नहीं देते। लेकिन चूंकि गांव का आदमी था, गांव का आदमी मरा था, उसका सगा भाई था और व्यक्तिगत रूप से उसने सबसे संपर्क किया, सब लोगों ने फ़ोटो वीडियो दे दिए। 3-4 दिन में उसने जब सारे वीडियो और फोटोज़ को ध्यान से देखा, तो उसे पहला वीडियो जो क्लिक किया वो ये था कि चावड़ा सबको नाले की तरफ जाने के लिए मना कर रहा था। क्यों ऐसा कर रहा था वो? दूसरा, चावड़ा पीएम कराने वाले डॉक्टर रामराज से मिलकर अपने आप को मृतक का भाई सुभाष बताकर पोस्टमार्टम न किए जाने की रिक्वेस्ट कर रहा है। ये देखते ही उसे पूरा यकीन हो गया कि ये हत्या का मामला है। तीसरा,
चावड़ा ने 3 दिन बाद जिस मोबाइल को ढूंढने के लिए 2 दिन से सारे लोग नाले में उतरे हुए थे, वो अपने आप उसने कहा कि ये मैंने ढूंढवा लिया है, नाले में मिला है, ये रख लीजिए, पुलिस को ले जा कर दिया। उससे संबंधित वीडियो और फोटो भी किसी गांव के लड़के ने खींच रखी थी, जो सुभाष को दे दी थी। और सबसे जो खतरनाक वीडियो और फोटो थी कि बॉडी के ऊपर शर्ट गले में लिपटी हुई, डबल गांठ बंधी हुई और उसके दोनों हाथ उस गांठ को खोलने के प्रयास में उसी जगह अकड़े हुए। ये ऐसा एविडेंस था। अब ट्रायल होगा जब, तो आप देखिएगा इन्हीं फोटोग्राफ्स की एविडेंस पे। देखिए, गवाही तो इतने प्रभावशाली आदमियों के खिलाफ देने वाला कोई मिलेगा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और इन फोटोग्राफ्स की एविडेंस के बिना पर इसमें जरूर सजा होगी। इतने एविडेंस इकट्ठा करने के बाद ही वो तमाम अधिकारियों के यहाँ जाना उसने शुरू किया। वकीलों ने साथ नहीं दिया तो दिल्ली से वकील बुलवाया। कहने का आशय ये कि जो यंगस्टर्स बिना किसी मकसद के हर जगह, आप एक्सीडेंट कहीं हो जाए, आप देखिए कम से कम 100 लोग वीडियो बना रहे होंगे। घायल अगर कोई पड़ा है तो उसकी मदद के लिए तो कम लोग आएंगे, वीडियो सब बनाएंगे। कोई और विशेष घटना हो गई, 2 गाड़ियों की टक्कर ही हो गई, 2 मोटरसाइकिल वालों की ही टक्कर हो गई, सारा ट्रैफिक जाम करके पहला काम करेंगे, वीडियो बनाएंगे। उनकी किसी काम का नहीं है, बस आदतन शौकिया। तो जब भी आपको किसी घटना के बारे में शक हो, शुबहा हो, डाउट हो, तो पहला काम तो ये करिए कि मौके पर जो लोग आए हों उनसे रिक्वेस्ट करके फ़ोटो और वीडियो अपने पास रख लीजिए। बाद में कुछ नहीं मिलता, कोई बताने वाला नहीं मिलता। अगर आप बताएंगे भी तो आपकी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। फ़ोटो और वीडियो अपने आप सारी सच्चाई बयां कर देंगे। तो ऐसे लोगों से आप ले लीजिए, वो खुशी खुशी दे भी देंगे, लेकिन पुलिस को नहीं देंगे। अब देखिए, जिगरी दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त की हत्या इसलिए की कि उसके भाई से दुश्मनी निकाल के उसे इसकी हत्या में फंसा दिया जाए। कहने का आशय ये कि जिस दोस्त के बहुत से दुश्मन हों, उससे थोड़ा दूर रह के ही दोस्ती करिए। आपके जिस किसी दोस्त के बहुत दुश्मन हैं, उससे दूर ही रहिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा दोस्त है तो दूरी से उससे दोस्ती करिए। वरना किसी दुश्मन को फंसाने के चक्कर में वो किसी न किसी दिन आपको वहीं पहुंचाएगा जहां महेश चले गए। हत्या कर देगा केवल अपने दुश्मन को फंसाने के लिए। जब दुश्मन को फंसाना हो तो फिर अपना कोई नहीं होता। हलाक कर देगा केवल दुश्मन को फंसाने के लिए। इसलिए जिस दोस्त के बहुत दुश्मन हो, उससे थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।